हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो शासन प्रणालियों के बीच के अंतर की, जो कि है हमारे सामने संसदीय शासन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है हमारे सामने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने इनको पढ़ा भी होगा, सुना होगा। आज इनके बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने कौन से देश का है? हमारे देश भारत का, जहाँ पर कि कौन सी प्रणाली फॉलो की जाती है? संसदीय शासन प्रणाली। और जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे सामने सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर उदाहरण आता है अमेरिका का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो देशों में ये शासन प्रणाली है, बल्कि ब्रिटेन में भी, ठीक है, कनाडा में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया जाता है। ब्रिटेन जिससे कि प्रेरित होकर या जिसके साथ काम करके भारत ने इस शासन प्रणाली को अपनाया था और आज भी इसी पे कंटिन्यू है। वहीं अमेरिका के अलावा जैसे ब्राजील की बात करें, ठीक है, अर्जेंटीना की बात करें, और कुछ एशियाई देश हैं जैसे फिलीपींस हो गया, इन सभी में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। तो इनके बीच के अंतर को हम समझेंगे, क्या अंतर है। तो जब हम यहाँ पे उदाहरण लेकर चलेंगे वो अमेरिका और भारत का लेकर चलेंगे, क्योंकि एक अच्छी समझ के लिए हमारे लिए आसान भी होगा, लिंक करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हम इनको अक्सर पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो जब हम भारत में संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब अंतर क्या हुआ? तो जब हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की प्रणाली की और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो दोनों ही तरीके हैं कि शक्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा, शक्ति का प्रयोग किस तरीके से होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि ठीक है, शक्ति तो इस तरीके से काम कर रही है, लेकिन वो कितनी ज्यादा लोगों के करीब है, कितनी ज्यादा वो संवैधानिक है, तो हम बात करते हैं कि वो वास्तव में लोकतांत्रिक देश है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ विशेषताएं होती है, जैसे निष्पक्ष चुनाव, प्रतिनिधित्व शासन, है ना, और संवैधानिक शासन, यानी उस देश के अंतर्गत संवैधानिक शासन है, रूल ऑफ लॉ है, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का, है ना। संविधान के अनुसार शासन चलाया जाता है, संविधानवाद को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। ठीक है, और उस देश में जो सरकार है वो उत्तरदायी है लोगों के प्रति, और वो उस देश की सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये हम कहते हैं कि मोटे तौर पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र की ये विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं किसी देश की शासन में पाई जाती है, तो हम कहते हैं कि ये दो देश जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करने वाला देश है ना। जैसे अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें, दोनों ही लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ऐसा कभी कंपल्सरी नहीं है कि अगर किसी देश में ये शासन व्यवस्थाएं पाई जा रही हैं, उसके अनुसार शासन किया जा रहा है, तो उस देश में लोकतंत्र भी हो, ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि हम यहाँ पर भारत और सिर्फ अमेरिका और भारत को अभी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र भी है और ये दोनों देश इन व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो जब मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप जब इस फिगर को देखें तो यहाँ पे तीन शासन के तीन प्रणालियां, तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जिनके बीच शक्ति का बंटवारा होता है ना, जो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। विधायिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है। और कार्यपालिका को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड देन न्यायपालिका, ठीक है, ज्यूडिशरी। तो ये तीन संस्थाएं होती हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश की। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका, तो तीनों ही संस्थाएं आपको मिलेंगी, और तीनों के मध्य क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ताकि अगर एक जो है अधिनायकवादी प्रवृत्ति दिखाए, यानी कि डोमिनेशन ट्रेड दिखाए, तो दूसरा उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम करे। ठीक है, अभी के लिए हम जो है न्यायपालिका को हटा देते हैं, क्योंकि न्यायपालिका दोनों ही देशों में थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, वहीं अमेरिका में जो है न्यायपालिका अलग तरीके से काम करती है।
उसका स्ट्रक्चर अलग है, वो हम किसी और वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम जो है इस फिगर के जरिए ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करते हैं दोनों ही शासन व्यवस्थाएं। अगर हम भारत की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक तरफ विधायिका होती है, ठीक है, विधायिका मतलब संसद, ठीक है, जिसमें कि दो हाउसेज हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। तो विधायिका और एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम हम सभी जानते हैं कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, कार्यपालिका का काम है उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, ठीक है, और करवाना और नीतियों का निर्माण करना। तो जब हम विधायिका की बात करते हैं तो मान लीजिए ये अगर हमारी संसद है, तो कार्यपालिका क्या है, संसद में से ही कुछ लोग मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, है ना, मंत्रिमंडल बोलते हैं, राइट। तो मंत्रिमंडल जो हमारे मंत्री है वो कहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है, वो संसद में से ही कुछ लोग, जो पार्टी का बहुमत है उसमें से वो मंत्री निकल कर आते हैं, और उन मंत्रियों का जो मुखिया होता है यानी कि जो हेड होता है वो कौन होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मंत्रिमंडल, और इनका जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है, राइट। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो विधायिका है ये विधायिका है, ठीक है, इसमें से ही कुछ लोग निकल कर आते हैं जिनसे मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। और हम सभी जानते हैं कि बहुमत, जिस पार्टी का बहुमत होता है वो अपनी सरकार बनाती है ना, और वो प्रधानमंत्री अपने मंत्री चुनता है राष्ट्रपति से जो है सलाह मशवरा करके, या हम कहें कि राष्ट्रपति से डिसीजन के बाद, ठीक है, जब राष्ट्रपति अलाउ करता है। तो यहाँ पर जो है एक राष्ट्रपति भी होता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। वहीं अगर हम इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर अभी क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब सिंपल आप हमें अपने दिमाग में अमेरिका रखिए, यहाँ पर भारत रखिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है। और वहां पर भी सेम होता है ना, दोनों में अंतर होता है, वो अभी हम देखेंगे क्या अंतर होता है। और यहाँ पर अगर हम जुडिशरी को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विधायिका है यानी लेजिस्लेचर है, और दूसरी तरफ हमारी कार्यपालिका है ना। तो जब हम यहाँ पे, अब मुख्य अंतर हमें यही दिखाई देता है कि जो राष्ट्रपति है यहाँ पर वो क्या है, सिर्फ भारत का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पर हेड ऑफ द स्टेट है, सैद्धांतिक तौर पर मतलब कि किताबी तौर पर, ठीक है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास जो है वास्तविक शक्ति होती है, वही वास्तविक निर्णय लेता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो है एक हम संवैधानिक हेड, राष्ट्रपति को हम हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया है, लेकिन वास्तविक शक्ति यहाँ पर किसके पास होती है, पीएम के पास, ठीक है। और पीएम जो है मंत्रिमंडल की मदद से अपने निर्णय लेता है ना, और उनको अप्लाई यानी लागू करवाता है। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख भी होता है और वास्तविक प्रमुख भी होता है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या है, राष्ट्रपति भी है, ठीक है, राष्ट्रपति है, वो राष्ट्र के प्रमुख भी है सैद्धांतिक तौर पर भी और वास्तविक तौर पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, जो हम बात करें संवैधानिक प्रमुख, और राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति, जो कि मुर्मू जी है ना। वही, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, जो शक्ति किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, राइट। तो यहाँ पर आपको इतना अंतर अभी तक समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वही यहाँ पे दोनों ही चीज सेम ही आदमी में होती है जो कि राष्ट्रपति है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कार्यपालिका है वो कहाँ से निकल कर आती है, विधायिका से, है ना, यानी कि विधायिका में से ही जो सांसद है, यानी कि जो सांसद है वही मंत्री बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। अगर हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, लेकिन यह कंपलसरी है, यह जरूरी है, आवश्यक है कि वह 6 महीने के भीतर जो है मंत्री पद ग्रहण कर ले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, वो मंत्री नहीं बन सकता। अगर मंत्री बनना है, ठीक है, आप मंत्री बना सकते हैं अपनी सरकार में, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर जो है संसद की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो किसी भी अपर हाउस में हो या लोअर हाउस में, यानी कि जो है लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर पहले से मंत्री है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
ठीक है, डायरेक्टली वो जो है आपकी कार्यपालिका में, आपके मंत्रिमंडल में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कार्यपालिका है वो कहाँ से निकल रही है, संसद से ही निकल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो विधायिका में जो लोग बैठते हैं वो कार्यपालिका में नहीं आ सकते, और जो कार्यपालिका में है वो विधायिका में नहीं आ सकते। ये संवैधानिक तौर पर, साफ तौर पर वहां पर लिखा गया है। और ये भी यहाँ पर भारत का जो संविधान है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बताया हुआ है प्रावधान के रूप में कि ऐसा होगा। और अमेरिका का जो संविधान है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो विधायिका के जो सदस्य हैं वो यहाँ नहीं हो सकते, और जो यहाँ के जो सदस्य है वो यहाँ नहीं हो सकते, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि विधायिका में तो चलो पार्टी जो विपक्ष और पक्ष के लोग बैठ गए, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका में नहीं बैठता है। ठीक है, वो विधायिका से उसको विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो कार्यपालिका जो बनती है राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति के साथ जो मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति अपना जो मंत्रिमंडल है उन लोगों को कहीं से भी चुन सकता है, देश के किसी भी हिस्से से चुन सकता है, उनको यहाँ वो इसमें से नहीं चुन सकता। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो सदस्य यहाँ का है वो यहाँ नहीं हो सकता, जो यहाँ का सदस्य है वो यहाँ नहीं हो सकता है। राइट, तो राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिमंडल के लिए देश में से किसी को भी चुन सकता है। उसको लगता है कि भाई डिफेंस के लिए इस पर्सन की जो है एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, तो मैं इसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया कि भाई हाँ इसका बिजनेस जो है सेंस बहुत अच्छा है या इनोवेटिव है, ठीक है, मैं इसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता हूँ। तो राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो किसी को भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको संसद के भीतर से ही अपने मंत्रिमंडल को चुनना होगा। अगर संसद में सदस्यता नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको मंत्री बनना होगा। राइट, तो यहाँ पर आपको इतना अंतर समझ में आया होगा। आपको एक चीज देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है शक्ति का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो पूरी तरीके से बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्टली रूप में। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दोनों ही जगह सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि शक्ति का पृथक्करण दोनों ही जगह होता है, लेकिन कितना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जा रहा है, संवैधानिक तौर पर उसको कितना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट बनाया गया है। भारत में जो शक्ति का पृथक्करण है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है ना। शक्ति का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका के लोग ही विधायिका में बैठते हैं और विधायिका से ही निकल के कार्यपालिका आती है ना। तो शक्ति का पृथक्करण यहाँ पर है, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं है जितना यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे बताया कि ये जो सदस्य वो यहाँ नहीं हो सकते, जो ये सदस्य वो यहाँ नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने देखा कि दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता ये है कि उत्तरदायी शासन, उत्तरदायित्व तय करना। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, भारत की बात करें या संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत को लेकर, तो जो मंत्रिमंडल है उसकी जो उसका उत्तरदायित्व, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होगी, विधायिका के प्रति, यानी संसद के प्रति। ठीक है, संसद के प्रति होगी। तो संसद किसके द्वारा चुनी जाती है, संसद के सदस्य लोगों के द्वारा चुनी जाती है ना। और फिर उसमें से ही कार्यपालिका निकलती है, मंत्रिमंडल निकलता है। तो यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति। और विधायिका के प्रति होने का मतलब है कि एट द एंड वो जनता के प्रति उत्तरदायी है ना। तो लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति और उसका जो मंत्रिमंडल है, उसका मंत्रिमंडल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। और एट द एंड जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि इसके प्रति डायरेक्टली जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के से फेस टू फेस अकाउंटेबिलिटी उससे रखती है। ठीक है, उसको अकाउंटेबिलिटी यहाँ नहीं दिखानी है, बल्कि उसको जनता से सीधे अकाउंटेबल होना है। लेकिन यहाँ पर सीधा जनता से नहीं, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायिका में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, पूरक प्रश्न होते हैं, कई तरीके के प्रश्न होते हैं, ठीक है, सेशंस होते हैं, उसमें मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं, नीतियों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति से सीधे सवाल नहीं पूछे जाते, जनता ही सीधे सवाल पूछती है। ठीक है, भले ही राष्ट्रपति की जो पार्टी है वो यहाँ बैठती है, विपक्ष यहाँ बैठते हैं, आपस में चर्चा विमर्श करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को वो इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी गहराई से नहीं करते जितना यहाँ करते हैं।
तो राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी अकाउंटेबल होता है? सीधे तौर पर जनता के प्रति। यहाँ पर सीधे तौर पर जनता के प्रति नहीं होता बल्कि विधायिका के प्रति होता है, और अगर हम इनडायरेक्टली देखें उसको खींच के तो एट द एंड किसके प्रति? जनता के प्रति पहुंच जाता है ना। यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा कि उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो विधायिका की हमने बात करी कैसे सेपरेशन ऑफ पावर होता है और कार्यपालिका में कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की अपनी अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन की कुछ कमियां हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन के अंदर तानाशाही हुकूमत या अधिनायकवादी शासन होने की जो संभावना अधिक रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% हो, लेकिन अधिक है। जैसे अगर हम बात करें आज के समय में न्यूज सुन रहे होंगे आप, तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से तानाशाही रूप लिया हुआ है कि हर देश पे कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसीज को लागू करना, अपने देश में कुछ करना। तो ये क्या है? तानाशाही प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। जब कंट्रोल ज्यादा हाथ में आ जाता है तो लगाम कसना जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को सिर्फ जो है हटाने का तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति को अगर यहाँ पे हटाना है तो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने का तरीका होता है, ठीक है, जो कि संविधान में लिखित है, और वो यहाँ पर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है, फिक्स, ठीक है। 4 वर्ष का अपना कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का अमेरिका के भीतर, ठीक है। और उसका अपना जो निश्चित कार्यकाल है उसके अंतर्गत वो एक तरीके से पूरी तरीके से फ्री होता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी नीतियों पर काम करने के लिए, कुछ भी एप्लीकेबल करने के लिए। और यदि वह संविधान के विरुद्ध जाता है तब जाके उसके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, महाभियोग। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी बहुत कठिन प्रोसेस अमेरिकी संविधान में दिया गया है। तो एक तरीके से हम कहें कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है उसको हटाना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उसका निश्चित कार्यकाल होता है 4 वर्ष, ठीक है। उसके अंदर जो है वो अपने फैसले लेता है, ठीक है। लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति होता है? सीधे तौर पर जनता के प्रति। जनता उससे सवाल पूछती है डायरेक्ट, ठीक है। इसे कंट्रोल करने का तरीका यही है। तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति की इतनी ज्यादा पावर है तो वो अधिनायकवादी प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति दिखाने लगे, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अधिनायक प्रवृत्ति या तानाशाही प्रवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे टाइम टाइम पे जो है आप देखते होंगे कि विधायिका संसद में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा, है ना। और बाहर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जनता के द्वारा प्रश्न रखे जाते हैं। तो ये तरीका है कि इनको कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर एक निश्चित कार्यकाल तो नहीं होता है ना, वो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं दिया गया है संविधान में कि इतना पीएम का कार्यकाल इतना होगा, है ना, इस बार। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पीएम है और मंत्रिमंडल सीधे तौर पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, और विधायिका में उनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जब भी सेशन चलते हैं कि क्या क्या नीतियां हैं, इस पे कितना खर्च हुआ, आपने क्या क्या किया, हमें बताइए। बजट के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं होते हैं, सीधा जनता ही क्वेश्चन करती है, उसको विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाम कसने के लिए एक तरीका है उत्तरदायित्व। लेकिन अगर हम बात करें जैसे आज के समय में नरेंद्र मोदी बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनके बहुमत, है ना। और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की या फिर बात करें नेहरू की, ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत में जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं। तो इन्होंने भी कोशिश की है कि तानाशाही प्रवृत्ति दिखाने की, अधिनायकवादी प्रवृत्ति दिखाने की, बिल्कुल की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल फिर भी कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधायिका के पास बहुत ज्यादा जो है मौके होते हैं ऐसे करने के। लेकिन यहाँ पर ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि जो ये प्रणाली है वो ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर किसकी क्या खामियां और यहाँ पर क्या है।
दूसरा हमारे सामने आता है कि भारत ने जब चुना इसको संसदीय शासन प्रणाली को, तो भारत का मुख्य उद्देश्य था कि स्थायित्व और उत्तरदायित्व, ठीक है। यानी कि भारत की जो संविधान सभा बैठी थी उसने डिसीजन लिया कि हम भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं बल्कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाएंगे, क्योंकि भारत जो है कितने वर्षों से गुलाम रहा था और भारत कभी ये नहीं चाहता था कि दोबारा से ऐसा हो। और अगर हम इतिहास में, आज तक के इतिहास में देखें तो सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार किसके द्वारा किए गए हैं? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो अच्छे तरीके से जानते थे कि हमें जो है उत्तरदायी सरकार की जरूरत है। किसकी जरूरत है? उत्तरदायी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब उसको लगातार उस पर लगाम कसी जाए। वो इसी में संभव है, इसी शासन व्यवस्था में संभव है, ना कि इसमें, ठीक है। तो उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दिया गया बजाय किसके? स्थायित्व के, ठीक है। स्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी का, यानी कि कौन की सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है। किधर? इस वाली प्रणाली में सरकार को गिराना इतना आसान नहीं, क्योंकि सिर्फ तरीका एक ही है, महाभियोग, जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन तरीका है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो स्थायित्व, इसके कंपैरिजन में स्थायित्व जो है कम दिखाई देता है, ठीक है। अगर सोचे बहुमत नहीं है तो आप सरकार जो है अगले दिन गिर सकती है। अगर ऐसा कई बार हुआ है भारत में, अगर हम 1990 खासकर 1995 से और 2000 तक के जो समय को देखें, या बीच में भी कुछ ऐसे समय आए हैं जहाँ पर सरकार जो 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल के अंतर्गत पूरी तरीके से गिर गई, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? देश का खर्चा होता है, चुनाव दोबारा होंगे, सब चीजें, इतने ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, ठीक है। पॉलिसी पैरालिसिस जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीजें चलती है। तो भारत में स्थायित्व इसके कंपैरिजन में कम है। भारतीय जो शासन प्रणाली फॉलो करता है, संसदीय शासन प्रणाली, तो स्थायित्व की कमी है लेकिन उत्तरदायित्व अधिक है। यहाँ पर उत्तरदायित्व कम है लेकिन स्थायित्व अधिक है, तो ये दोनों के बीच इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपनी कुछ कमियां हैं दोनों ही शासन प्रणालियों की। लेकिन अगर हम बात करें, भारत में हाल ही फिलहाल में कुछ चर्चा तैयार हुई है कि भारत को भी अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ओर शिफ्ट करना चाहिए। हालांकि वो अभी इतना कब तक होगा उसकी कोई पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से ये चीजें काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है पावर में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको मंत्रिमंडल को निर्णय लेता है, कोई कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो एट द एंड हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन सारे निर्णय किसके होते हैं? पीएम के और मंत्रिमंडल के होते हैं। तो वास्तविक शक्ति इनके पास है, लेकिन सैद्धांतिक शक्ति हमें राष्ट्रपति के पास दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही शक्तियां, सैद्धांतिक भी और वास्तविक भी, राष्ट्रपति के पास ही होती है ना। अब दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि दोनों में क्या अंतर है ना। तो इस तरीके से दोनों ही चीजें काम करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस नहीं किया वीडियो में, तो जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।